अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.3। इस प्रश्नावली में हम पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना और द्विघाती सूत्र से किसी द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो पूर्ण वर्ग बना करके किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की विधि से द्विघात समीकरण को हम हल करना सीखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखिए आप, 2x² - 7x + 3 = 0। इसे हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। इस विधि में हम क्या करते हैं, x² और x वाली संख्या को इधर रखते हैं और जो कांस्टेंट है मतलब बिना x वाली जो संख्या है उसका उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो अब ये 3 है तो इसका पक्षांतर किया तो क्या हो गया, -3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, x² के साथ जो भी संख्या है, तो यहाँ x² के साथ कितना है 2, तो इस 2 का भाग हम सब पदों में लगा देंगे। तो 2x² / 2, 7/2x और 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब हो गया a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर। ठीक है, जिसमें जो बनेगा वो बनाएंगे। अगर x का जो गुणांक है वो माइनस में है तो वो a - b होल स्क्वायर बनेगा, और अगर ये प्लस में है तो a + b होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि x² यहाँ पर पहले से ही प्लस है। ठीक है, तब a - b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² - 2ab + b²। और a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो दोनों ही टर्म में b² वाला पद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास b² वाला पद नहीं है, तो हमें b² वाला पद लाना पड़ेगा, तभी ये क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा। तो अब हम लिख लेते हैं x² - 7/2x। b² वाला पद मैंने इधर जोड़ा है, तो b² वाला पद मुझे उस तरफ भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब b का मान क्या होगा, तो इसका सीधा सा सरल तरीका है, x के साथ क्या लिखा हुआ है हमारे पास 7/2, तो x का जो भी गुणांक हो उसका 1/2 से गुणा कर लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, b का मान आ जाएगा। वापस सुन लीजिए आप, x के साथ जो भी लिखा हो, मतलब x का जो भी गुणांक हो उसका 1/2 से गुणा कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब यहाँ x का गुणांक 7/2 है, चिन्ह नहीं लेना है, बाकी तो गुणांक में ये भी आता है बिना चिन्ह लिए करना है। तो 7/2 का 1/2 से गुणा कर लिया तो ये आ गया 7/4। तो b का मान क्या हो गया, 7/4, ये 7/4। तो ये पूरा बन गया a² - 2ab + b²। तो a यहाँ पर क्या है, x, और b क्या है यहाँ पर 7/4 होल स्क्वायर हो गया, मतलब a - b होल स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि x का गुणांक माइनस है इसलिए। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए, x की जगह a है, सॉरी a की जगह x है और b की जगह क्या है 7/4 है, तो ये a - b होल स्क्वायर हो गया। अब इससे भी आगे हल कर लेते हैं, 3/2, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब हम लघुत्तम ले लेते हैं, यहाँ 4 लघुत्तम लिया तो 4 का x से किया तो 4x - 7 होल स्क्वायर, और इधर हमने 16 लघुत्तम लिया, 16 में 2 का भाग लगाया, 8 आया, 8 का 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 24, और ये 49। 4x - 7/4 होल स्क्वायर, 49 में से 24 गया तो ये 25 आ गया, 25/16। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 4x - 7/4 बराबर 25 का वर्गमूल हो गया 5 और 16 का हो गया 4। वर्गमूल हम जब भी निकालेंगे तो प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लस माइनस लगा दिया। अब ये 4 से 4 कट गया। अब हमें x के मान ज्ञात करने, तो हम क्या करेंगे, एक बार 4x - 7 को +5 के बराबर लिख देंगे, और एक बार 4x - 7 को -5 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 4x = 5, ये माइनस का 7 है, पक्षांतर किया तो प्लस का 7 हो गया, तो x हो जाएगा 5 और 7 12, और ये 4 उलट के नीचे आ जाएगा, तो x का मान कितना हो गया 3। इसी तरह से यहाँ भी देखिए 4x - 5, अब ये -7 है, इसको पक्षांतर किया तो ये प्लस का 7 हो गया, तो x कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और ये 4 नीचे आ जाएगा। अब 2 से 2 को काटा एक बार और 4 को काटा 2 बार, तो 1/2। तो x के आंसर क्या हो गए, 3 और 1/2। तो ये दोनों ही क्या हो गए,
इस द्विघात समीकरण के मूल हो गए। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है 2x² + x - 4 = 0। तो यहाँ पर भी हम x² और x को इधर रखेंगे, जो कांस्टेंट है मतलब -4 जो है उसका पक्षांतर कर दिया तो ये प्लस का 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x² के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 से सारे पदों को भाग लगा देंगे। कुछ नहीं, x के साथ तो 1 है तो 1/2 हो गया और ये 4/2। अब b का जो पद है, b² का जो पद है वो इधर जोड़ा है तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए x के साथ कितना है यहाँ पर 1/2। जो भी x का गुणांक हो उसका हमेशा 1/2 से गुणा करेंगे। तो 1 × 1 कितना हो गया 1 और 2 × 2 कितना हो गया 4। तो b का मान कितना हो गया 1/4 हो गया। तो अब ये बन गया a² + 2ab + b², यानी कि a + b होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a की जगह कितना है x और b की जगह कितना है 1/4। अब 2 को ऐसा कैसे ही रखा है, 1 का वर्ग हो गया 1, 4 का वर्ग हो गया 16। अब हम लघुत्तम ले लेते हैं, 4 लघुत्तम लिया तो 4 का गुणा x से किया तो 4x + 1 होल स्क्वायर, और इधर हमने 16 लघुत्तम लिया तो 16 × 2 32 + 1। आगे और हल कर लेते हैं। 32 और 1 हो गया 33/16। अब हम वर्गमूल निकाल लेते हैं तो 4x + 1/4 बराबर ±33 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए √33 लिख दिया। मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसलिए पूर्णांक नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए अंडर रूट में लिख दिया और 16 का वर्गमूल आ गया 4, 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, अब देखिए अब 4x, 1 का उधर पक्षांतर कर दिया तो -1 हो गया प्लस माइनस √33। तो x आ जाएगा -1 प्लस माइनस √33/4। तो x के दोनों मान क्या हो गए, एक हो जाएगा -1 प्लस √33/4 और दूसरा हो जाएगा -1 और ये वाला -√33/4। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इस द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए आप, 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो इसमें भी हम x² और x के पद इधर रख लेते हैं और जो कांस्टेंट पद है उसका पक्षांतर कर लिया तो 3 है तो ये क्या हो गया -3। अब x² का गुणांक कितना है 4, तो इस 4 से सबको भाग लगा देंगे। तो x² √3x मतलब a² और 2ab वाला पद तो है, अब b² वाला पद नहीं है तो ये मैंने इधर जोड़ा है तो b² वाला पद मुझे उधर भी जोड़ना पड़ेगा। तब b का मान क्या होगा, तो x का गुणांक देखिए कितना है यहाँ पर √3। जो भी x का गुणांक है बिना चिन्ह वाला, ठीक है, जो भी x का गुणांक है उसका 1/2 से गुणा कर लेंगे। तो √3 का 1 से गुणा किया तो √3/2, तो ये क्या हो गया b हो गया। तो ये √3/2 लिख दिया और ये √3/2 लिख दिया। तब ये हो गया a² + 2ab + b²। ये क्या हो गया a² + 2ab + b² हो गया। तो ये बन जाएगा a + b होल स्क्वायर। a यहाँ पर x है और b कितना है √3/2 है। √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये दोनों कट गए। अब इधर कुछ बचा नहीं तो हम इसे ही क्या कर लेंगे, 2 बार लिख लेंगे √3/2 और x + √3/2 बराबर 0। यहाँ होल स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिख लिया। ठीक है, अब एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे और इसे भी 0 के बराबर लिखेंगे तो ऐसी स्थिति में दोनों ही मूल क्या आ जाएंगे, समान आ जाएंगे, -√3/2 और -√3/2। तो ये दोनों ही क्या हो गए, इस द्विघात समीकरण के मूल हो गए। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखिए आप, 2x² + x + 4 = 0। अब यहाँ x का गुणांक कितना है 1 है
4 है, पक्षांतर किया तो क्या हो गया -4। अब एक्स स्क्वायर के साथ कितना है 2, तो इस 2 से सबको भाग लगा देंगे, सारे पदों को। ये 2 बार कट गया और ये 2 से 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स। बी वाला पद नहीं है तो इसलिए मैंने स्क्वायर लिख दिया और यहाँ भी इधर जोड़ दिया। अब x का गुणांक कितना है यहाँ पर 1/2, इसका 1/2 से गुणा कर लेंगे, तो 1 × 1 हो गया 1, 2 × 2 हो गया 4। हमेशा x के गुणांक का 1/2 से गुणा करना है, तो वो क्या आ जाता है, b का मान आ जाता है, तो b का मान 1/4 आ गया। अब ये बन गया a² + 2ab + b², तो ये हो गया a + b होल स्क्वायर। -2, 1 का वर्ग हो गया 1 और 4 का वर्ग हो गया 16। अब लघुत्तम लिया 4, तो हो गया 4x + 1 होल स्क्वायर, और इधर 16 लघुत्तम लिया तो 16 × 2 32, तो -32 + 1 हो गया 4x + 1/4 होल स्क्वायर बराबर -31/16 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस की संख्या आ रही है, तो ऋणात्मक संख्या का जो वर्गमूल होता है वो वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी मूल, वास्तविक मूल का अस्तित्व यहाँ पर नहीं है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होती है, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, ठीक है। एक बार वापस समझ लीजिए, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल जो होता है वो वास्तविक नहीं होता है, तो इसलिए इस समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है। अब हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण का हल करना सीखेंगे, ठीक है। इस विधि की खासियत यह है कि इस विधि में हम अगर मूल वास्तविक है या काल्पनिक है उनको हम पहले ही चेक कर लेते हैं। अगर मूल वास्तविक है तभी हम उसे आगे हल करते हैं, अन्यथा हम उसे आगे हल नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम मूलों की प्रकृति चेक करते हैं, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति क्या है उसी हिसाब से उसे हल करते हैं, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए सबसे पहले हम उसका विविक्तीकर निकालते हैं। विविक्तीकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी से इसको दर्शाते हैं, और ये होता है b² - 4ac, ठीक है। विविक्तीकर क्या होता है, b² - 4ac। तो सबसे पहले b² - 4ac ज्ञात कर लेते हैं। पहली स्थिति में देखते हैं, यदि b² - 4ac 0 से बड़ा है, अगर b² - 4ac 0 से बड़ा है तो इस स्थिति में मूल वास्तविक व असमान होंगे। ये स्थिति क्या हो जाएगी, इस स्थिति में मूल वास्तविक और असमान हो जाएंगे, और इन मूलों को ज्ञात करने का जो सूत्र होगा x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है, ठीक है। दूसरी स्थिति होती है, यदि b² - 4ac = 0 आ जाए। अगर b² - 4ac बराबर 0 आ जाता है तो ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक व समान होंगे। यानी कि x बराबर ऐसी स्थिति में -b, दोनों ही मूल क्या हो जाएंगे, -b/2a, ठीक है। दोनों ही मूल क्या हो जाएंगे, -b/2a हो जाएंगे, ठीक है।
तीसरी स्थिति होती है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? अगर 0 से छोटा है तो इस स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा आ जाता है तो इस स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, और हमें उन्हें ज्ञात नहीं करना है। 10वीं क्लास के सिलेबस में सिर्फ वास्तविक मूल हैं, तभी हमें उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 हल करते हैं। द्विघाती सूत्र कभी भी हम लगाते हैं तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो समीकरण है, द्विघात समीकरण है, वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है या नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले हम उसे मानक रूप में लाते हैं। मानक रूप मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ए बी सी के मान ज्ञात करते हैं। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर? 2। बी कितना होता है? एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना है? -7। सी अचर पद। सी कितना है यहाँ पर? कांस्टेंट 3। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ए बी सी के मान ज्ञात कर लिए। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इस द्विघात समीकरण के मूल है, वास्तविक है या नहीं है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो बी कितना है यहाँ पर? -7 स्क्वायर -4। ए देखिए कितना है यहाँ पर? 2। और सी कितना है? 3। अब हल कर लेते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 4 × 2 8, 8 × 3 24। 49 में से 24 गया तो कितना आ गया? 25। 25 क्या है? 0 से बड़ा है। तो इस स्थिति में मूल क्या हो जाएंगे? वास्तविक और असमान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मूल वास्तविक और असमान। तो हम यहाँ मूलों की प्रकृति लिख देते हैं। मूल वास्तविक व असमान होंगे। अब हमें मूलों को ज्ञात करना है। तो मूलों को ज्ञात करना है तो इस स्थिति में जो सूत्र हम लगाते हैं वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इन सब के मान लिख देते हैं। तो x बराबर देखिए -b, b कितना है? -7। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा? प्लस। प्लस माइनस लगा दिया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है? 25। तो हमने लिख दिया 25 अपॉन 2a। 2 × a कितना है यहाँ पर? 2। अब आगे हल करते हैं। 25 का वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया? 5। और ये 2 × 2 कितना हो गया? 4। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे और फिर हम इसे हल कर लेते हैं। तो x बराबर आ गया 7 + 5 अपॉन 4 और एक बार ले लिया 7 - 5 अपॉन 4। तो x आ जाएगा 7 और 5 हो गया 12 अपॉन 4 और 7 में से 5 गया तो 2 अपॉन 4। अब काट लेते हैं इसको। 2 से एक बार, 2 से 2 बार, 4 से काटा तो 3 बार। तो x कितना आ गया? 3 और 1/2। तो ये दोनों ही क्या हो गए? इस द्विघात समीकरण के मूल हो गए। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट भी मानक रूप में है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूप में है। तो हम ए बी सी ज्ञात कर लेते हैं। a यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 2 है, b x का गुणांक तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख दिया, तो b 1 हो गया और c कितना है? कांस्टेंट कितना है यहाँ पर? -4। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात कर लेते हैं। तो b कितना है यहाँ पर? 1 -4, a कितना है? 2 और c कितना है? -4। अब देखिए इसे हल कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 × 2 8, 8 × 4 32। दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया? 33। 33 क्या है? 0 से बड़ा है। तो क्या स्थिति सही हुई? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अगर बड़ा है तो इस स्थिति में मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो हम लिख लेते हैं मूल वास्तविक व असमान होंगे। अब हम इन मूलों को ज्ञात करेंगे।
तो यही सूत्र लगेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी कितना है यहाँ पर 1, ये कितना निकाला हमने 33 लिख दिया यहाँ पर 2, और a कितना है यहाँ पर 2, तो x बराबर -1। अब 33 का जो वर्गमूल है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे और इनको अलग अलग लिख देंगे, और 2 × 2 कितना है 4, वो दोनों के नीचे लिख लेंगे। तो ये दोनों ही क्या हो गए, इस द्विघात समीकरण के मूल हो गए। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए आप, 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0, तो ये भी मानक रूप में है। तब यहाँ पर a बराबर 4 है, b कितना है 4 अंडर रूट 3 है, और c कितना है 3। तब b² माइनस 4ac ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर 4 इंटू a कितना है यहाँ पर 4 और c कितना है 3। अब देखिए, अब 4 का वर्ग होता है 16 और अंडर रूट 3 का वर्ग होता है 3, तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, तो यहाँ हमने लिख दिया 48, और ये भी 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48, माइनस किया तो कितना आ गया 0। तो b² माइनस 4ac का मान क्या आ गया 0। तो अगर b² माइनस 4ac 0 आता है तो इस स्थिति में मूल वास्तविक व समान हो जाएंगे। इस स्थिति में मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, और इस स्थिति में दोनों ही मूल होंगे -b/2a के। ठीक है, दोनों ही मूल का मान क्या हो जाएगा -b/2a। अब देखिए b कितना है यहाँ पर 4 अंडर रूट 3, 2 और a कितना है यहाँ पर 4, यहाँ भी वही सेम लिखना है। तो क्या आ गया -√3/2 और -√3/2, तो ये दोनों ही क्या हो गए, मूल हो गए। चौथा भाग देखिए आप, 2x² प्लस x प्लस 4 = 0, तो ये पहले से ही मानक रूप में है। अब a कितना है यहाँ पर 2, b कितना है 1 और c कितना है 4। अब b² माइनस 4ac ज्ञात कर लेते हैं। तो a² 4 इंटू 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32, तो 1 माइनस 32 किया तो -31 आ गया। तो -31 क्या है, 0 से छोटी संख्या है। ठीक है, तो जब b² का मान b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है तो इस स्थिति में कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कोई मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब हमारे सिलेबस के अनुसार अगर कोई मूल वास्तविक नहीं है तो हमें उसे ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करो। तो फर्स्ट पार्ट देखिए आप, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ x - 1/x बराबर 3, यहाँ पर x 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब x का आंसर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसे हल करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो नीचे हम 1 लिख दिया, तो 1 और x का लघुत्तम लिया तो x आ गया, तो 1 का भाग लगाया x में तो x बार गया, तो x का x से गुणा किया तो x² हो गया। x का भाग x में लगाया, एक बार गया, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 बराबर 3। ठीक है, अब हम वज्र गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा x² माइनस 1, x का 3 से किया तो 3x। अब हम इसे पक्षांतर करके इधर ले आते हैं। ठीक है, तो अब जो समीकरण हो गया वो मानक रूप में आ गया। अब हमें इसे हल करना है, तो हल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि गुणनखंड विधि से तो ये हल हो नहीं सकता, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र या पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं द्विघाती सूत्र से कर रहा हूँ क्योंकि ये विधि आसान है और यहाँ कोई विधि का नाम नहीं लिखा है, तो अगर किसी विधि का नाम लिख रखा है तो हमें उसी विधि से हल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a कितना है 1, b कितना है -3 और c कितना है -1। अब b² माइनस 4ac ज्ञात कर लेते हैं, तो -3²
-4 इंटू 1 इंटू सी कितना है -1, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस का माइनस से गुणा किया तो प्लस 4 इंटू 1 कितना आ गया 4, तो 9 और 4 कितना हो गया 13, तो 13 क्या है 0 से बड़ा है। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो इस स्थिति में मूल होते हैं वास्तविक और असमान। मूल क्या होते हैं वास्तविक व असमान होंगे, ठीक है। अब इस स्थिति में मूलों को निकालना है तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। तो x बराबर b कितना है माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया 13, तो हमने ये 13 लिख दिया, और a कितना है यहाँ पर 1, तो हमने ये 1 लिख दिया, ठीक है। अब हम इसे हल कर लेते हैं। 3 प्लस एक बार अंडर रूट 13 लिख देंगे और एक बार माइनस अंडर रूट 13 लिख देंगे, और 2 इंटू 1 कितना होता है 2, तो हमने दोनों ही जगह 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हो गए इसके मूल हो गए। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल्स टू 11/30, जहाँ पर x की वैल्यू -4 और 7 नहीं हो सकती। अब इसे हमें हल करना है तो सबसे पहले हम इसे मानक रूप में ले आते हैं, इस रूप में, ठीक है। तब लघुत्तम ले लेते हैं, तो क्या लघुत्तम आएगा x + 4 और x - 7, तो x - 7 का 1 से गुणा कर लेंगे तो ये x - 7 हो गया, और ये आ जाएगा x + 4 बराबर 11/30। अब x - 7 ऐसा कैसे ही है, -x और माइनस प्लस -4। अब x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर हो गया, x का 7 से किया तो 7x हो गया, 4 का x से किया गुणा तो 4x, और 4 का 7 से किया तो 28 हो गया। अब ये दोनों कट गए, 7 और 4 कितना हो गया 11, माइनस है इसलिए -11 लगा दिया, 7 - 4 किया तो 3 आ जाता है, चिन्ह उसका आएगा जो बड़ी संख्या है, और ये -28 है, वैसा का वैसा ही लिख दिया, बराबर 11/30। अब देखिए 11 से एक बार काट दिया और 11 से एक बार, ठीक है। अब वज्र गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -3x - 28, 30 का -1 से किया तो -30। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का 30 हो जाएगा बराबर 0, तो ये बन गया x स्क्वायर -3x, 30 - 28 किया तो प्लस का 2 हो गया। तो अब ये जो समीकरण आया है इसे हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, बाकी तो 2 विधि हर जगह मतलब लग जाएगी, पर यहाँ हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, तो इसलिए हम गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आसान होती है। अब यहाँ देखिए आप x स्क्वायर का गुणांक 1 है और कांस्टेंट कितना है 2, तो 1 × 2 कितना हो गया 2, और x का गुणांक कितना है -3, तो -3 को हमें 2 भागों में विभाजित करना है, इस तरह से विभाजित करना है कि उनका गुणा करने पर क्या आ जाए 2 आ जाए, तो 2 और 1 गुणनखंड हो जाएंगे, पर हमें -3 चाहिए तो -2 और -1 ले लेंगे, तो -2 और -1 को जोड़ेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और -2 और -1 का गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इसको हम क्या लिख लेंगे इन गुणनखंड के हिसाब से, 2x माइनस का और माइनस का 1x प्लस 2 बराबर 0। अब इन दोनों से कॉमन ले लिया तो x कॉमन आ गया, क्या रह गया x - 2, इन दोनों से हमने एक कॉमन ले लिया तो x माइनस प्लस -2 हो गया बराबर 0, x - 2 कॉमन क्या बच गया x - 1 बराबर 0। अब एक एक करके इनको 0 के बराबर लिख लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर 2 और 1 इस द्विघात समीकरण के दोनों ही मूल हो जाएंगे, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए आप, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में हमें पहले द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा
और उसके बाद उसे हल करना पड़ेगा, तभी क्या होगी, रहमान की आयु आएगी। ठीक है, तो ऐसे में हम मान लेते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रहमान की आयु क्या मान ली हमने, x वर्ष। अब हमें क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष पूर्व की आयु दी हुई है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु अभी देखिए कितनी आयु है, x। तो 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x माइनस 3 वर्ष हो जाएगी। 3 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 3। और 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु अभी x है, तो 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। अब हमें किसका संबंध दिया हुआ है, उनकी आयु के व्युत्क्रमों का योग दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। अब जैसे मान लिया 5 है, तो 5 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/5 हो जाता है। ठीक है, जैसे 2/3 है, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो वैसे ही x माइनस 3 है, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/x माइनस 3 हो जाएगा। और इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का हमें योग दिया हुआ है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। और ये योग कितना दिया हुआ है, 1/3। ठीक है, अब हम इसे हल करके इसका समीकरण बना लेते हैं, द्विघात समीकरण मानक रूप में ला करके फिर उसे हल कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप लघुत्तम ले लेते हैं, x माइनस 3 और x प्लस 5, तो सीधा गुणा हो जाएगा इसका इससे, तो ये x प्लस 5 हो जाएगा और ये x माइनस 3 हो जाएगा। अब x और x हो गया 2x, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2। अब हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर, x का 5 से किया तो 5x, माइनस 3 का x से किया तो माइनस 3x, माइनस 3 का 5 से किया तो माइनस 15 बराबर 1/3। अब हम वज्र गुणा कर लेते हैं, इसका इससे गुणा किया तो x स्क्वायर, ये की ही संख्या आएगी क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं तो कोई चीज़ें बदलेगी नहीं। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2x और ये 15। अब 3 का 2x प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x, और 3 इंटू 2 करेंगे तो 6। 3 का 2x से किया तो 6x हो गया और 3 का 2 से किया तो 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर प्लस 2x, अब इन दोनों को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, तो प्लस का 6x इधर आया तो माइनस का 6x हो गया, माइनस 15। अब ये प्लस का 6 है तो माइनस का 6 बराबर 0। x स्क्वायर 2 माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस 4, 15 और 6 कितना हो गया, 21 बराबर 0। अब हमें इसे हल करना है, तो द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हो, पूर्ण वर्ग विधि से भी आप हल कर सकते हो, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो। तो हम इसे गुणनखंड विधि से ही हल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ 1 है, 1 इंटू माइनस 21 कितना हो गया, माइनस 21, और x का गुणांक कितना है, माइनस 4। तो माइनस 4 को 2 भागों में विभाजित करना है, इस तरह से विभाजित करना है कि उनका गुणा करने पर क्या आ जाए, माइनस 21 आ जाए। तो 7 और 3, 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, पर हमें माइनस 4 चाहिए, तो माइनस 7 और प्लस 3 ले लेंगे। तो माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस 7 और प्लस 3 का गुणा करेंगे तो माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। अब दोनों से कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लिया, क्या आ गया, x माइनस 7, 3 कॉमन लिया, x माइनस 7 बराबर 0। x माइनस 7 कॉमन, क्या रह गया, x प्लस 3। अब एक बार x माइनस 7 को 0 के बराबर लिखेंगे और एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर लिखेंगे। तो x माइनस 7 है, पक्षांतर किया तो प्लस 7 हो गया, और ये प्लस 3 है तो ये माइनस 3 हो गया। तो ऋणात्मक आयु नहीं होती है,
तो इसलिए x बराबर -3 नहीं हो सकता। तो अतः रहमान की वर्तमान आयु हमने क्या माना था x, और x का मान कितना है 7, तो रहमान की वर्तमान आयु क्या हो गई 7 वर्ष हो गई। ठीक है। 5वां प्रश्न देखिए आप, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात करो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना शेफाली के गणित में अंक बराबर x। ठीक है, तो गणित और अंग्रेजी दोनों में अंक का योग कितना है 30 है। तो अब हमने गणित में x मान लिया, तो अंग्रेजी में अंक क्या हो जाएंगे 30 माइनस x। ठीक है, दोनों अंकों का योग, दोनों में प्राप्त अंकों का योग कितना है 30 है। अब गणित में हमने x मान लिया, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 30 माइनस x अंक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंकों का गुणनफल क्या होता 210 होता। तो अब हम ज्ञात करते हैं, यदि गणित में 2 अंक अधिक होते तो अंक हो जाते x प्लस 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते तो अंक क्या हो जाते। देखिए 2 अंक ज़्यादा थे तो इसमें जोड़ दिया, अब 3 कम होते हैं तो इसमें से 3 कम कर देंगे, तो 30 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया 27, और ये माइनस x जैसा का वैसे ही है। अब हमें क्या दिया हुआ है, अंकों का गुणनफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अंकों का गुणनफल। तो हम यहाँ अंकों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, x प्लस 2 और 27 माइनस x। इन दोनों अंकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है हमें 210 दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 210, और इसे हम हल कर लेते हैं आगे। x का 27 से गुणा किया तो 27x, x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर, 2 का 27 से किया तो 54, और 2 का x से किया तो 2x। ठीक है, अब इन सबको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। माइनस का x स्क्वायर है तो प्लस का x स्क्वायर हो गया, प्लस का 27 है तो माइनस का 27, माइनस का 2x है तो प्लस का 2x, प्लस का 54 है तो माइनस का 54, प्लस का 210 है तो माइनस, सॉरी ये तो जहाँ है वहीं रहेगा, तो ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 210 बराबर 0। अब x स्क्वायर दोनों को घटाया तो ये आ गया 25x, इन दोनों को घटाया तो कितना आ गया 156 बराबर 0। अब यहाँ भी हमें गुणनखंड विधि से ही हल करना है। तो देखिए आप x स्क्वायर का गुणन कितना 1, और अचर कांस्टेंट कितना है 156, तो 156 आ गया, और x का गुणन कितना है -25, तो -25 को 2 भागों में विभाजित करना है। इस तरह से विभाजित करना है कि उनका गुणा करने पर 156 हो जाए। तो ये 13 और 12 हो गए, 13 और 12 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 156, पर -25 चाहिए तो इसलिए -13 और -12 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -13x -12x प्लस 156 बराबर 0। अब x कॉमन ले लिया, क्या आ गया x -13, 12 कॉमन ले लिया, x माइनस प्लस -13 बराबर 0। x -13 कॉमन तो क्या आ गया x -12 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 13 और x बराबर हो गया 12। ठीक है, तो अब जब दो स्थिति है, x 13 है और x 12 है, तो जब x 13 है तो इस स्थिति में
गणित में अंक हो जाएंगे, क्या माने हमने x, तो x का मान कितना है तो 13, ठीक है। और अंग्रेजी में हमने क्या माना था 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 13 कितना आ जाएगा 17, ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या x बराबर 12 है, तो इस स्थिति में गणित में अंक हो जाएंगे, x माना है हमने तो गणित के अंक 12 हो जाएंगे, और अंग्रेजी में अंक हो जाएंगे 30 माइनस एक्स यानी कि 30 माइनस 12, तो 30 माइनस 12 कितना हो गया 18, ठीक है। तो अब आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक गणित में कितने 13 और अंग्रेजी में कितने 17, और यहाँ कितने 12 और यहाँ कितने 18, तो अपना आंसर सही है या नहीं है ये चेक भी कर सकते हैं। देखिए आप, यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो इसमें 2 ज़्यादा तो 15 और 3 इसमें कम, कितना हो गया 14, तो इन दोनों का गुणा करके देखिए 210 आ जाता है, तो आपका आंसर सही है। तो इन दोनों का गुणा करने पर 210 ही आता है, ठीक है। दूसरी स्थिति भी सही है या नहीं है ये भी चेक कर लीजिए आप, गणित में 2 अंक अधिक आते तो मतलब 14 आ जाते, और अंग्रेजी में 3 अंक कम आते हैं मतलब 15 आ जाते, 18 में से 3 घटाया तो कितना आ गया 15, इन दोनों का भी गुणा क्या आ रहा है 210 आ रहा है, तो इसलिए ये भी आंसर सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों ही आप चेक कर लीजिएगा। छठा क्वेश्चन देखिए आप, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो। ये देखिए आप, जैसे ये एक आयताकार खेत है ABCD, ये सबसे छोटी भुजा है तो इसे हमने x मान लिया, माना छोटी भुजा BC बराबर x मीटर, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ, विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो ये विकर्ण हो गया। विकर्ण x से कितना लंबा है 60 मीटर अधिक लंबा है, तो इस विकर्ण AC की लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 60 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और बड़ी भुजा क्या है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा क्या है AB, तो बड़ी भुजा AB हो जाएगी 30 मीटर अधिक लंबी, तो x से 30 अधिक कर लो तो ये हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। अब ये देखिए आप, त्रिभुज ABC में आयत के प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री, तो इसलिए ये कोण भी 90 ही हुआ, तो कोण B बराबर 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा, ठीक है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर हो जाएगा। तो BC का मान क्या है हमारे पास x स्क्वायर लिख दिया, AB का मान कितना है x प्लस 30, तो हमने x प्लस 30 लिख दिया, और AC कितना है x प्लस 60, तो हमने x प्लस 60 लिख दिया, ठीक है। अब हम इसे हल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसको लिख लेंगे अब a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसको भी हम a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर इसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर बचा, 2x का 30 से गुणा किया तो कितना हो गया 60x, 30 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 900, 2x का 60 से किया तो 120x हो गया, 60 का वर्ग किया तो कितना हो गया 3600, ठीक है। अब हम सब इनको पक्षांतर करके इधर ले आते हैं, प्लस से इधर आया तो माइनस का 120 हो गया x, ठीक है, ये एज इट इज लिख दिया, प्लस 3600 इधर आया तो माइनस 3600 हो जाएगा, दोनों को घटाया तो ये 60x हो गया, इन दोनों को घटाया तो ये 2700 हो गया। अब हम इसे भी गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे, ठीक है। तो इसके
दो भागों में टुकड़े कर लेते हैं तो 90 और 30 हो जाएंगे। ठीक है, 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आ जाएंगे। ठीक है, बराबर 0। अब दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या आ गया x माइनस 90। यहाँ से 30 कॉमन है तो क्या आ गया x माइनस 90 बराबर 0। x माइनस 90 कॉमन, क्या आ गया x प्लस 30 बराबर 0। x माइनस 90 बराबर 0 और x प्लस 30 बराबर 0। तो x आ गया 90। मतलब माप जो होती है वो धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह कुछ भी हो तो वो धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता। तो इसलिए x का मान माइनस 30 नहीं हो सकता। तो x का मान क्या होगा 90। तो अब भुजाएं क्या क्या है हमारे पास, एक तो BC है, BC को हमने x माना है तो वो कितनी हो गई 90 मीटर। और फिर बड़ी भुजा हमने AB कितना माना है x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों भुजाओं की लंबाई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना संख्याएं x व y है, जहां x y से बड़ी है। हमने ये पहले ही मान लिया कि x y से बड़ी है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो संख्याएं क्या क्या है, x और y। अब इनके वर्गों का अंतर, x का वर्ग किया तो x स्क्वायर हो गया, y का वर्ग किया तो y स्क्वायर हो गया। अब x क्या है, बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे तो वो कितना दिया हुआ है हमें, 180 दिया हुआ है। ठीक है, फिर दूसरी स्थिति क्या दी हुई है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब यहाँ देखिए छोटी संख्या क्या है y, तो y का वर्ग किया तो क्या हो गया y स्क्वायर, और बड़ी संख्या क्या है x। तो छोटी संख्या का वर्ग यानी कि y स्क्वायर, बड़ी संख्या यानी कि x, y स्क्वायर जो है वो x का क्या है 8 गुना है। अब ये 8 गुना है तो 8 से इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इन दोनों को हल करके x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो y स्क्वायर का मान हम यहाँ रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। अब इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, प्लस 180 इधर आएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा बराबर 0। अब हम इसे गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 और अचर पद कितना है माइनस 180, दोनों का गुणा किया तो ये माइनस 180 आ गया। ठीक है, और x का गुणांक कितना है माइनस 8, तो माइनस 8 को दो भागों में विभाजित करना है। इस तरह से विभाजित करना है कि उनका गुणा करने पर क्या आ जाए माइनस 180 आ जाए। तो माइनस 18 और प्लस का 10 ले लेंगे, तो माइनस 18 प्लस 10 करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का 180 आ जाएगा। अब यहाँ दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया, x माइनस 18 आ गया, यहाँ से 10 कॉमन लिया तो x माइनस 18 आ गया। x माइनस 18 कॉमन हो गया तो क्या बच जाएगा, ये x और ये प्लस 10। अब इनको एक एक करके 0 के बराबर लिख लेंगे। x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 18, और x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 10। तो x बराबर माइनस 10 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि y स्क्वायर बराबर ये माइनस 80 हो जाएगा। तो ऋणात्मक संख्याएं जो होगी उनका वर्गमूल क्या होता है, वास्तविक संख्या नहीं होती, तो इसलिए ये नहीं लेंगे। तो x का मान क्या ले लेंगे 18। अब ये जो x का मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे। x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18, यानी कि y स्क्वायर बराबर
144 हो गया। तो y कितना आ जाएगा, 144 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो अतः संख्याएं क्या क्या हो गई, x बराबर 18 और y बराबर 12। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। 8वां प्रश्न देखिए आप, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमें क्या दे रहा है, हमें क्या दिया हुआ है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। तो यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो चाल क्या हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल। समय किसके बराबर होता है, दूरी अपॉन चाल। तो अब आप यहाँ देखिए, दूरी तो 360 किलोमीटर है दोनों स्थितियों में। तो 360, पहली स्थिति में चाल x है तो समय कितना हो जाएगा, 360 अपॉन x। और दूसरी स्थिति में चाल कितनी है, x प्लस 5, तो समय कितना हो जाएगा, 360 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर चाल बढ़ाते हैं तो समान दूरी को तय करने में समय क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कि ये समय जो होगा वो इस समय से ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि दूरी तो दोनों स्थितियों में सेम है। यहाँ चाल आपकी x थी, यहाँ चाल आपने बढ़ा दी, तो ये समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में इस स्थिति की तुलना में 1 घंटा अधिक लगेगा। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं इस स्थिति में इस स्थिति की तुलना में 1 घंटा कम लगेगा। तो 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5, इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो इसलिए हमने ये 1 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसे आगे हल कर लेते हैं। लघुत्तम ले लेते हैं, x और x प्लस 5 लघुत्तम लिया, x प्लस 5 का 360 से गुणा कर लेंगे तो 360 इंटू एक्स प्लस 5, और ये हो जाएगा 360x बराबर 1। अब 360 का अंदर दोनों से गुणा कर लेंगे तो 360 का x से गुणा किया तो ये हो गया 360x। 360 का 5 से गुणा करेंगे तो 0, 30 और 1800 हो जाएगा, और ये 360x है। ये x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर हो गया, x का 5 से गुणा किया तो 5x हो गया बराबर 1। तो ये दोनों कट जाएंगे तो कुछ नहीं है नीचे, तो हमने 1 माना। अब वज्र गुणा कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x का 1 से गुणा किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसी तरह से 1 का 1800 से गुणा किया तो ये आ गया 1800। अब इसको पक्षांतर करके इधर ले लेंगे। अब यहाँ भी गुणनखंड विधि से इसे हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 45 और 5, 45 और 40, माफ कीजिए 45 और 40। 45 में से 40 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, माइनस 1800। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और ये कितना है 1800, दोनों का गुणा किया तो माइनस 1800 हो गया, और x का गुणांक कितना है 5। तो 5 को हमें 2 भागों में विभाजित करना है, इस तरह से विभाजित करना है कि उनका गुणा करने पर माइनस 1800 हो जाए, तो 45 और 40 हो जाएगा। ठीक है, 45 माइनस 40 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस 1800 आ जाएगा, तो इसलिए ये गुणनखंड हुए। अब कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 45 बच जाएगा, यहाँ से 40 कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा x माइनस माइनस प्लस 45, x प्लस 45 कॉमन क्या आ गया, x माइनस 40 बराबर 0, x प्लस 45 बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 45 और x बराबर हो जाएगा 40।
तो ऋणात्मक गति होती नहीं है। तो हम लिख लेते हैं अतः रेलगाड़ी की चाल x मानी थी तो वो कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात करो। तो अब इसमें हम मान लेते हैं, माना अब दो तरह के नल, एक तो बड़े व्यास वाला नल है और दूसरा छोटे व्यास वाला नल है। ठीक है। तो बड़े व्यास वाले नल को हम बड़ा नल ही कह देंगे और छोटे व्यास वाले नल को हम छोटा नल कह देंगे। तो माना छोटा नल हौज को x घंटे में भरता है, तो बड़ा नल उसी हौज को कितना घंटे कम समय ले रहा है 10 घंटे। तो बड़ा नल उसी हौज को x - 10 घंटे में भरेगा। अब ऐसे जो भी प्रश्न होते हैं उनमें इकाई पर ला करके करते हैं। जैसे ये छोटा नल हौज को एक x घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में इस हौज का कितना भाग भरेगा 1/x। तो छोटा नल 1 घंटे में भरेगा बराबर 1/x भाग। इसी तरह से बड़ा नल 1 घंटे में भरेगा 1/x - 10 भाग। अब दोनों मिलकर के कितने घंटे में भर रहे हैं 9 से 3/8 घंटे में। 9 से 3/8, तो 8 × 9 72 और 3 जोड़ा तो कितना हो गया 75, 75/8। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए दोनों ही नल जो है वो भर रहे हैं, तो इसलिए दोनों के बीच में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है। तो ये 1 घंटे में भाग है भरे हुए, तो कुल जो हौज है वो कितने घंटे में भर रहा है 75/8 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा ये 1/75/8 भाग भरेगा। ठीक है। 1 घंटे में कितना भाग भरेगा 75/8। अब ये 8 उलट के ऊपर ले लेते हैं। अब लघुत्तम लिया x और x - 10, तो गुणा हो जाएगा x - 10 और x का 1 से किया तो x, तो 8/75 हो गया। ठीक है। अब x और x जोड़ा तो ये 2x हो गया। x का x से गुणा करा तो x², x का 10 से गुणा किया तो 10x, 8/75। अब यहाँ देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x - 5 और ये आ जाएगा x² - 10x, 8/75। अब 2 से काट लिया, कितने बार कट गया 4 बार। अब हम वज्र गुणा कर लेते हैं, तो x² - 10x का 4 से किया तो कितना आ जाएगा 4x² और 4 का 10 से किया तो 40x। इसी तरह से 75 का 75 का x से किया तो 75x और 75 का 5 से किया तो ये 375 हो गया। अब इन दोनों को इधर पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x² - 40x प्लस से पक्षांतर करके इधर लाए तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो सॉरी ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप 4x² ऐसा कैसे ही है, इन दोनों को जोड़ा तो 115 हो गया और ये 375 बराबर 0। अब यहाँ भी वही गुणनखंड कर लेंगे, 4 × 375, दोनों का गुणा किया तो ये 1500 हो गया। ठीक है। और ये कितना है -115। इसको 2 भागों में विभाजित करना है इस तरह से कि उनका गुणा करने पर 1500 आ जाए। तो 100 और 15 दोनों को जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा और दोनों का गुणा करेंगे तो 1500 आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए इधर 100x और ये 15x। ठीक है। अब कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन लिया तो ये आ गया x - 25, 15 कॉमन लिया
तो x माइनस प्लस माइनस 25 बराबर 0। x माइनस 25 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 4x माइनस 15 बराबर 0। अब x माइनस 25 बराबर 0 और 4x माइनस 15 बराबर 0। x आ जाएगा 25 और 4x बराबर 15, x बराबर 15.4। ठीक है। अब x का मान ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं कि ये भिन्न है, समय भिन्न में होता, भिन्न जो समय जो है वो भिन्न में होता है, परंतु x बराबर अगर 15.4 रखेंगे तो x माइनस 10 क्या आ जाएगा? ऋणात्मक आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम x बराबर 15.4 नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ x बराबर 15.4 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि x बराबर 15.4 है तो x माइनस 10 क्या आ जाएगा? ऋणात्मक आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। अतः x बराबर क्या आ जाएगा? 25। x कितना आ जाएगा? 25 घंटा। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं, अतः छोटा नल होज को x घंटा यानी कि x बराबर 25 घंटे में भरेगा तथा बड़ा नल होज को x माइनस 10, तो x कितना है? 25, तो 25 माइनस 10 यानी कि 15 घंटे में भरेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करो। तो मान लेते हैं, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी? सवारी गाड़ी से कितनी ज़्यादा दी हुई है हमें? 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। ठीक है, ये लिखा हुआ है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, अब यहाँ इसकी चाल x है तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब समय जो होता है वो दूरी अपॉन चाल होता है। समय किसके बराबर होता है? दूरी अपॉन चाल। अब हम दोनों स्थितियों में समय ज्ञात करते हैं। पहली स्थिति में समय होगा 132 अपॉन x। दूरी कितनी है? 132 और चाल कितनी है? x। तो समय क्या हो गया? 132 अपॉन x। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए समय क्या हो जाएगा? 132 अपॉन x प्लस 11। अब क्योंकि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जो है वो सवारी गाड़ी से अधिक है, इसलिए ये समय जो होगा वो इस समय से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे? 132 अपॉन x में से 132 अपॉन x प्लस 11 को घटाएंगे तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे लघुत्तम लेकर के हल कर लेते हैं। x और x प्लस 11 लघुत्तम लिया तो यह आ जाएगा 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132x बराबर 1 लिख दिया। अब इसे हम आगे हल कर लेते हैं। 132 का x से गुणा किया तो 132x हो गया। 132 का 11 से गुणा किया तो यह आ जाएगा 132 तो यह आ जाएगा 1452 और ये 132x। अब देखिए x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर आ जाएगा, x का 11 से गुणा किया तो 11x आ जाएगा बराबर 1। अब ये दोनों कट गए, कुछ नहीं नीचे तो 1। अब हम वज्र गुणा कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 11x का 1 से किया तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x
और 1 का 1452 से गुणा किया तो ये आ गया 1452। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड विधि से इसे हल कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, अब इसके टुकड़े हो जाएंगे 44 और 33, ठीक है। अब दो दो के जोड़े बना के कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तब यहाँ देखिए आप x कॉमन लिया, क्या आ गया x प्लस 44, यहाँ से 33 कॉमन ले लिया तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 44 कॉमन तो क्या आ गया x माइनस 33 बराबर 0। अब एक एक करके इनको 0 के बराबर लिखेंगे, x प्लस 44 बराबर 0 और x माइनस 33 बराबर 0। तो x कितना आ गया माइनस 44 और x कितना हो गया 33। तो ये ऋणात्मक नहीं लेना है, ठीक है। तो x कितना ले लेंगे 33। तो अब हम लिखते हैं अतः सवारी गाड़ी की चाल बराबर x यानी कि 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या मानी थी हमने, x प्लस 11 मानी है, ठीक है। तो x प्लस 11 यानी कि 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। तो मान लेते हैं, माना वर्गों की भुजाएं x व y है, जहां x y से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप जो होता है उसका सूत्र होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है। अब देखिए पहली स्थिति में दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। अब पहला वर्ग की भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और दूसरा वर्ग की भुजा y है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अब हमें क्या दिया हुआ है, दोनों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है, तो वो कितना दिया हुआ है 468, ठीक है। अब देखिए इनके परिमापों का अंतर, तो पहले वाले वर्ग की भुजा x है तो उसका परिमाप क्या हो गया 4x, और दूसरा वर्ग जो है उसकी भुजा y है तो उसका परिमाप क्या हो गया 4y। तो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ हमें 24। ये समीकरण 1 हो गया। अब इसे हम हल कर लेते हैं आगे, x कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 24। अब 4 से काट लिया, इसे 6 बार कट गया तो x हो जाएगा माइनस वाई, पक्षांतर किया तो प्लस का y हो गया और 6। अब x का मान यहाँ रख लेंगे जिससे क्या हो जाएगा, ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा और फिर हम उसे हल करके x का मान और y का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो 1 व 2 से देखिए आप x कितना है y प्लस 6, तो x की जगह हम लिख लेंगे y प्लस 6 होल स्क्वायर, y स्क्वायर है ये बराबर 468। अब a प्लस बी होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, और ये y स्क्वायर जैसा है वैसा का वैसे ही है। अब ये 468 है, पक्षांतर किया तो माइनस 468 हो गया बराबर 0। अब y स्क्वायर और y स्क्वायर को जोड़ा तो 2y स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 6 12 हो गया। अब 468 और 6 स्क्वायर 36, तो 468 में से 36 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 432, ठीक है। चूंकि माइनस का ये बड़ा है इसलिए माइनस का 432 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पूरे में से 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा y स्क्वायर 6y माइनस 216 बराबर 0। तो 2 तो 0 होता नहीं है तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम इसके गुणनखंड विधि से इसे हल कर लेंगे, ठीक है। पिछले कई सवालों में बताया जा चुका है गुणनखंड किस तरह से करना है। तो यहाँ गुणनखंड हो जाएंगे
18 और 12, ठीक है। 18 में से 12 जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब y कॉमन ले लिया तो y प्लस 18, यहाँ से 12 कॉमन ले लिया, y माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा बराबर 0। y प्लस 18 कॉमन तो क्या बच जाएगा, y माइनस 12 बराबर 0। y प्लस 18 बराबर 0 तो y हो जाएगा माइनस 18, क्योंकि भुजा है तो माप है, तो माप ऋणात्मक नहीं होता, तो इसलिए हम ये नहीं लेंगे। y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर क्या आ गया, 12। तो अब y का मान यहाँ रख देंगे तो उससे क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो y बराबर 12 समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर 12 प्लस 6 कितना आ गया, 18 मीटर। तो अतः बुझाएं x बराबर 18 मीटर और y बराबर क्या आ गया, 12 मीटर, ठीक है।